नमस्कार। सभी भारतवर्ष के लोगों को इस 79वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग सीखने वाले हैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पे महान क्रांतिकारी वीर भगत सिंह की अनसुनी कहानी। वही वीर भगत सिंह जो 23 वर्ष के समय में ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर दिया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 गांव बांगा, जिला लायलपुर, अब जो पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके जीवन की कहानी की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटना घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला दिया था। उसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। उस समय हजारों लोग मारे गए थे और अधिकांश लोग घायल हुए थे। उसी के सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम था भगत सिंह, वह अपने गांव से 40 किलोमीटर की दूर पर वह सुबह निकल पड़े। वहां जहां यह घटना घटी थी गए, देखे वहां की जो भूमि थी वो निहत्थे लोगों के खून से लथपथ थी, सराबोर थी। उन्होंने इस घटना को देखते हुए उन्होंने अपने आप से शपथ ली कि मैं जब तक इस कार्य से पूरे भारत में सदमा सा उत्पन्न हो गया और सभी देशवासी दुखी हो गए। इसके बाद उस समय महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के अधिकांश लोगों को एक साथ समेटने का काम कर सकते थे। लोगों ने पूछा गांधी जी से, गांधी जी अब क्या किया जाएगा? गांधी जी ने कहा कि अब हम ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग आंदोलन चलाएंगे। अब हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार हमारे सहयोग से आगे बढ़ रही है, अगर उसका हम सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और हमारे देश को छोड़कर चले जाएगी और हम आसानी से आज़ाद हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उस असहयोग आंदोलन के माध्यम से भारतीय व्यक्तियों को सूचित किए कि ब्रिटिश सरकार की हर एक वस्तु को नकारा जाए, हर एक वस्तु का बहिष्कार किया जाए। तो जो कक्षाध्यापक थे वो स्कूल पढ़ाना छोड़ दिए, उनके जो वस्तुएं थी लोग उसका उपयोग करना छोड़ दिए। ब्रिटिश सरकार की वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू हो गया। धीरे धीरे जो आंदोलन था वह आगे बढ़ रहा था और 4 फरवरी 1922 गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश, शाम के समय लोग आंदोलन करते आगे बढ़ रहे थे, तब तक ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और आक्रोश में आए भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके उसमें आग लगा दी, जिसमें से 20 से 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो गए। महात्मा गांधी जी इस घटना से दुखी हुए, आक्रोश हुए। गुस्सा में आकर के महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए तो जो भारत के लोग थे वो बहुत दुखी हुए, उनको दुख हुआ। दुख होने के कारण लोग एक दूसरे से जो समूह था अलग होना शुरू हुए। उसके बाद वीर भगत सिंह जाकर के चंद्रशेखर आजाद की जो समूह था उस समूह में जाकर शामिल हो गए। साइमन कमीशन का 1927 में गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। उस साइमन कमीशन के विरोध में हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम था जेम्स स्कॉट, जेम्स स्कॉट ने उस आंदोलन पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया और पुलिस के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। पुलिस वालों ने तब तक लाला लाजपत राय को पनिशमेंट किया, दंड दिया, जब तक कि लाला लाजपत राय की मृत्यु न हो गई। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो वहीं पर वीर भगत सिंह ने शपथ लिया कि जब तक मैं इसका बदला न लेता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और हमारे देश के वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों ने योजना बनाना शुरू कर दिया और अपनी योजना के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का एक पुलिसकर्मी जिसका नाम था सैंडर्स, उस सैंडर्स की हत्या कर दी। वो मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को, लेकिन गलती से मार दिए सैंडर्स को। सैंडर्स को मार दिए और वहां से भाग पड़े, निकल पड़े। ब्रिटिश सरकार चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु जिनकी रणनीति थी उससे बिल्कुल घबरा सा गए थे। सैंडर्स की हत्या होने के बाद उनकी तलाश शुरू कर दिए और यह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपनी योजना को और आगे बढ़ा रहे थे कि कैसे ब्रिटिश सरकार को अपने देश से खदेड़ा जाए। भगत सिंह ब्रिटिश सरकार से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की बातों को सुन नहीं रही थी और अपनी बात को सुनवाने के लिए भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली संसद में बम फेंकने का कार्य किया। उनके बम फेंकने का तात्पर्य किसी को मारना नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार से अपनी बात को मनवाना था। बम फेंके और सैंडर्स की हत्या और बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर का जो जेल था उस जेल में उन्हें कैद कर दिया गया। भगत सिंह, उनके साथियों को जेल के अंदर एक ही जगह कैद किया गया। जब तक भगत सिंह बाहर थे तो क्रांति को तो बढ़ावा देने का काम ही कर रहे थे, जब जेल में बंद हुए तो भी जेल में अपनी योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। एक ही जगह समूह में होकर के जो जेल का रहन सहन की प्रक्रिया थी वो सही नहीं था, खाने की चीजें सही नहीं थी, सोने की चीजें सही नहीं थी। इन सबके प्रति उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। इनकी बातों में आकर के जो जेल के कैदी थे इनका समर्थन देना शुरू किए और आंदोलन और तेज हो गया।
ब्रिटिश सरकार इनके आंदोलन से बिल्कुल घबरा सा गई। ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर दिए थे भगत सिंह। मानो जेल में एक शेर चला आया है। ब्रिटिश सरकार के नाक में बिल्कुल दम सा कर दिए थे। ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी और घबरा करके इनको और इनके साथियों को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी। इसके बाद जब आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने उन तीनों लोगों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में भगत सिंह को बंद किया गया उस कोठरी का नंबर था 14 नंबर। कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में बंद करने के बाद ब्रिटिश सरकार अब भगत सिंह को फांसी देने की रणनीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इनकी फांसी की समय सीमा निश्चित हो गई थी, लेकिन यह इतना ब्रिटिश सरकार को परेशान कर दिए थे कि फांसी के तय वक्त से पहले ही 12 घंटा पहले ही इनको फांसी की सजा निश्चित कर दी गई। 23 मार्च 1931। उस समय एक जेलर थे जिसका नाम था चरण सिंह। चरण सिंह सुबह का समय था, भोर का समय था। चरण सिंह ने कैदियों को बोला, सभी कैदी अंदर चले जाएं, अपने अपने काल कोठरी में चले जाएं। कैदी बिल्कुल शांत सा हो गए। इतनी जल्दी? पूछा। चरण सिंह ने कहा, यह ऊपर से ऑर्डर है। सभी कैदी अपने अपनी कोठरी में चले गए। उसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम था बरकत नाई, बरकत नाई खुश फुसफुसाता हुआ आगे बढ़ रहा था। जो जेल के कैदी थे, जेल के कैदियों ने बरकत नाई से फुसफुसाते हुए पूछा, बरकत नाई क्या बात है? बरकत नाई ने कहा, क्या तुम लोग को नहीं पता कि वीर भगत सिंह को तय तारीख के निश्चित समय से पहले 12 घंटे पहले इनको फांसी होने वाली है? जब इस बात को सुने तो सारे कैदी की आंखों में आंसू सा आ गए। सारे कैदी दुखी हो गए। ऐसा बोलते बोलते जो बरकत नाई था वो आगे निकल पड़ा। बरकत नाई के जाने के बाद भगत सिंह के एक वकील थे, जिस वकील का नाम था प्राणनाथ मेहता। प्राणनाथ मेहता आए, देखा कि 14 नंबर कोठरी में भगत सिंह एक सिंह के भांति आवागमन कर रहे हैं, मानो कोई सिंह पिंजड़े में कैद किया गया हो। प्राणनाथ मेहता आए, भगत से कहा, भगत क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें तय तारीख से, तय समय से पहले 12 घंटा पहले तुम्हें फांसी होने वाली है? भगत मुस्कुराते हुए बोले, क्रांतिकारी को तो एक दिन शहीद होना ही होता है, क्रांतिकारी को तो एक दिन मरना ही होता है। खैर ये बात छोड़िए, ये बताइए आप मेरी पुस्तक लाए हैं? आप सोचिए कि जो
वीर भगत सिंह थे, उनको कुछ समय पहले, कुछ समय बाद उनको फांसी होने वाली है और वह व्यक्ति पुस्तक की मांग कर रहा है। उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने उनको किताब दी और वह किताब थी लेनिन की किताब। वह पॉलिटिक्स किताब, सोशलिस्ट किताब यानी अन्य किताबों का अध्ययन करना पसंद करते थे। वह अपने जीवन काल में इस तरह किताबों को 500 किताबों का अध्ययन किया था। उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। किताब को लेते ही थोड़ा भी देर नहीं किए और किताब को लेकर के तुरंत उसे पढ़ना शुरू कर दिया। प्राणनाथ मेहता भगत से एक बात बोलते हैं कि भगत, अगर तुम देश को कुछ संदेश देना चाहते हो तो दे सकते हो। भगत ने बिना किताब से सर उठाए बोले, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इतना बोल करके जब प्राणनाथ मेहता जाने लगे तो भगत ने एक बात कही कि सुभाष चंद्र बोस को चंद्रशेखर आजाद को, अन्य को हमारा धन्यवाद बोलना। इतना कहते हुए प्राणनाथ मेहता चले गए। इसके जाने के बाद उनकी मां आती है जिनका नाम था विद्यावती कौर। जैसे ही मां पास आई तो मां के हाथों को पकड़ करके भगत सिंह ने मां से कहा, मां मुझसे एक वादा करो, मुझसे एक वादा करो कि जब मुझे फांसी लगेगी, जब मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम नहीं आओगी, तुम मत आना मां, तुम मत आना। मां ने पूछी, मैं क्यों न आऊं, मैं क्यों न आऊं? भगत ने कहा, नहीं मां, मुझे फांसी लगेगी, मुझे तुम फांसी पर लटकता हुआ तुम देखोगी तो तुम रो दोगी, और जब तुम रो दोगी तो लोग क्या कहेंगे? एक क्रांतिकारी की मां, भगत की मां रो रही है। मां तुम मत आना, तुम मुझसे वादा करो मां, तुम मत आना। मां ने कहा, जा बेटा। जब भगत सिंह ने बात बोला तो मां की आंखें बिल्कुल डबडबा सी गई। मां ने कहा कि जा, जब तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा एक बात ध्यान देना, फांसी पर लटकते वक्त भी तुम एक बात को ध्यान देना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जरूर लगाना, जरूर लगाना। भगत सिंह ने कहा, हाँ मां, मैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा मैं जरूर लगाऊंगा। और इतना कहते हुए मां घर को चली गई। इसके बाद जेल में एक सफाई कर्मी थे, जिस सफाई कर्मी का नाम था बेबे। भगत सिंह ने बेबे से कहा, बेबे मेरा एक काम करोगे? बेबे ने कहा, हाँ। भगत ने कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं चाहता हूं फांसी से पहले मैं अपने घर का मां के हाथ का बनाया गया खाना मैं खा सकूं, क्या तुम ये काम करोगे? बेबे ने कहा, हाँ। बेबे गया तो सही, गया तो सही, खाना लेकर के आया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के पुलिसकर्मियों ने खाना को अंदर लाने से मना कर दिया।
खाना को अंदर लाने से मना कर दिया। ब्रिटिश सरकार खाना नहीं लाने दी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, फांसी के समय का। ऊपर से सरकार आया, ब्रिटिश सरकार का शासन आया, अधिकार आया। उन्होंने जो जेल अधिकारी थे उनको आदेश दिया कि जाइए भगत को तैयार कीजिए फांसी के लिए। वह आया उसी कोठरी की तरफ जिस कोठरी का नाम था 14 नंबर। उस कोठरी में भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे, वही किताब लेनिन की। जेलर ने बोला चलिए समय हो गया है। भगत ने कहा 2 मिनट और रुकिए। आपको दिख नहीं रहा है कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है? इतना सुनते हुए भगत सिंह ने अपनी किताब की आखिरी पन्ना पढ़ रहे थे और उसको पढ़ डाला और पढ़ने के बाद कहा चलिए। भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से बाहर निकाला गया, उस कोठरी से बाहर निकाला गया। और जब तीनों बाहर निकले तो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जोर जोर से बोलने लगे, आजाद हम भी होंगे, एक दिन आएगा, जमीन भी अपनी होगी, आसमां भी अपना होगा। ऐसा बोलते हुए वो आगे बढ़े। उनको नहलाया गया, नहला करके उन्हें वस्त्र पहनाए गए और वस्त्र पहना करके उन्हें अब फांसी के समय धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। जो जेल के कैदी थे वो सोच रहे थे कि एक बार मैं भगत सिंह को देख पाऊं। जाते वक्त टकटकी लगा करके वो भगत सिंह की तरफ देख रहे थे, देखने का प्रयास कर रहे थे। तब तक भगत, सुखदेव और राजगुरु एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल पड़े और जाते वक्त उन्होंने एक बात बोला जो राम प्रसाद बिस्मिल की बात याद आ गई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं के दिल में है। ऐसा वाक्य कहते हुए वह आगे बढ़ते चले गए। जो फांसी का समय था वो कुछ मिनट के बाद होने वाला था। जब वहां गए तो उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम कोई इच्छा है? भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम लोग के हाथ खोल दिए जाए, हम गले मिलना चाहते हैं। उनको आर्डर दिया गया कि हाथ खोल दीजिए। हाथ खोला गया और तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों एक दूसरे के गले मिले। गले मिलने के बाद उनको फांसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। जो जल्लाद था, जल्लाद का नाम था भजन तौला। जो भजन तौला था वह लाहौर के शाहदरा से आया था। वह अपने जीवन काल में कितने लोग को फांसी दिया, लेकिन इस वीर क्रांतिकारी को फांसी देने से उसको लीवर खींचने से पहले उसके हाथ कांप सा रहे थे, वो नहीं खींच पा रहा था। तीनों महान क्रांतिकारी व्यक्ति को काले वस्त्र पहनाए गए और होने को जो मंजूर था वही हुआ। जल्लाद लीवर को खींचा और हमारे देश के महान क्रांतिकारी हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सो गए। उनको दुख किसी बात की नहीं थी, बस दुख इस बात का था कि थोड़ा और दिन रहते तो इस भारत माता की और सेवा कर पाते।
जिस दिन उनको फांसी लगी वो दिन था 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था। वह हमेशा के लिए तो सो गए, लेकिन अपनी सोच, अपने विचार को देश दुनिया में, पूरे भारत में अपने विचारों को उजाला करके गए, ऊर्जावान करके गए। कुछ समय पहले जब जेल में थे तो जेल में एक ही नारा गूंज रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन उनके शहादत के बाद पूरा जेल सन्न था, शांत सा हो गया था। और वह उसमें जो कैदी थे, उन कैदियों के आंखों में आंसू उतने थे कि ब्रिटिश सरकार को डुबोने के लिए काफी थे। उस दिन पूरा देश बिल्कुल सहम सा गया था। हम लोग का देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है। भारत को आज़ादी दिलाने में महान व्यक्तियों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी है, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ है। हम आज़ाद इसलिए नहीं हुए कि हम आज के दिन जात जात पर, ऊंच नीच पर, जाति धर्म पर एक दूसरे से लड़ते रहे। हमको आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि हम एक दूसरे से भेदभाव करते रहें। हमको आज़ादी मिली है कि जात पात को भूल करके, ऊंच नीच को भूल करके, धर्म को भूल करके हम आपस में समन्वय बना करके एक दूसरे का साथ दें। हम एकजुट होकर के देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। हमें आज़ादी मिली है, हम सब एक रहें, भेदभाव न करें। ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। इस देश को बचाना जरूरी है। इसलिए भेदभाव ना करके हम सभी को एक होकर के राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्र का निर्माण, सबसे बड़ी पूजा राष्ट्र की पूजा। इसलिए हम सबको मिल करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए अथक प्रयास करना है, अथक प्रयास करना है। अंतिम में हम 2 लाइनों में कुछ कहना चाहेंगे कि नफरत बुरी है न पालो इसे, जो दिल में खलिस है निकालो इसे। नफरत बुरी है न पालो इसे, जो दिल में खलिस है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हम सबका वतन है बचा लो इसे, ये हम सबका वतन है बचा लो इसे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीर भगत की कहानी समझ में आई होगी। तो आप अपना विचार देने का काम जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।